अध्याय 86। उत्तर पश्चिम में 100 मील की दूरी पर हुआई नदी के पानी को रोकने वाला एक बांध है जिसे अनयू कहते हैं, जो कई दशक पहले बनाया गया था। उस समय हान राजवंश का पतन हो चुका था, लेकिन शाही शक्ति अभी भी थी। यहाँ के गवर्नर ने मजदूरों को जुटाया और निर्माण पूरा करने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत की। जब भी भारी बारिश होती है और नदी का पानी बढ़ता है, तो यह बांध उसे रोक देता है, जिससे नीचे की ओर बसे 8 जिले और 72 गांव सुरक्षित रहते हैं। स्थानीय लोगों को वह गवर्नर याद था, इसलिए उन्होंने उसके नाम पर बांध का नाम अनयू रख दिया। इस बांध ने इतने सालों तक लोगों की रक्षा की थी, लेकिन आज यह अनयू बांध पहले जैसा नहीं रहा। कल से शुरू होकर जू झो के गवर्नर जू ताई ने एक तरफ यांग शिन को धोखा देने के लिए शहर की घेराबंदी जारी रखने का नाटक किया, दूसरी तरफ गुप्त रूप से 2 जनरलों काओ जू और झांग बियाओ को 1000 सैनिकों के साथ चुपचाप वहां जाने, बड़ी संख्या में मजदूरों को पकड़ने और बांध को नष्ट करने का आदेश दिया। ये सभी मजदूर स्थानीय लोग थे जिन्हें आने के लिए मजबूर किया गया था। मैं दिल से जानता हूँ कि अगर बांध टूट गया तो हुआई नदी उफान पर आ जाएगी और नीचे की ओर बाढ़ आ जाएगी और खेत पानी के समुद्र में बदल जाएंगे। लोगों को इससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि जब बांध टूटेगा तो पानी इस जगह को डुबो देगा। वे तो 2 हाथ और 2 पैर वाले मजदूर हैं, वे ऐसे भयंकर बाढ़ के पानी से कैसे बच पाएंगे? कल से लेकर अब तक मजदूर लगातार भीख मांग रहे हैं। काओ जू और झांग बियाओ ने कभी उनकी बात नहीं मानी। जो लोग जिद्दी थे और सुनने से इनकार करते थे, वे खूब रोते थे। उन्हें मार दिया जाता था और उनके शवों को पानी में फेंक दिया जाता था। शेष मजदूर नाराज थे, लेकिन प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मजबूर होकर उन्हें तटबंध खोदकर उसे नष्ट करना पड़ा। ठंडे मौसम के बावजूद आज मूल बरकरार बांध पर 1 मील लंबी खाई खोद दी गई है। दूसरी तरफ नदी उफान पर थी और कभी भी उफान पर आ सकती थी। स्थिति बेहद खतरनाक थी। धीरे धीरे कई गांव वाले तटबंध के पास जमा हो गए। खबर सुनकर वे सब रोने लगे और घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगे। काओ जू और झांग बियाओ ने एक दूसरे की बात अनसुनी कर दी। एक तरफ उन्होंने अपने सैनिकों को ग्रामीणों को रोकने का आदेश दिया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने मजदूरों को डांटा, उन्हें रुकने नहीं दिया। अनयू बांध के नीचे मारपीट और रोने की आवाजें एक साथ मिल गई थी। स्थिति बेहद अराजक थी। जू ताई ने काओ जू और झांग बियाओ को मौत का आदेश दिया कि किसी भी तरह से आज रात से पहले बांध को तोड़ दिया जाना चाहिए और अंधेरा होने पर उनकी सेना ऊंची जमीन पर चढ़ जाएगी। सूरज को धीरे धीरे पश्चिम में डूबता देख मजदूरों की भीड़ धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। काओ जू को चिंता हुई। अपने बगल में बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ते देख उसने आगे बढ़कर बूढ़े व्यक्ति को लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फिर उसे जोर से कोड़े मारे। झांग बियाओ ने देखा कि पास के मजदूर रुक गए और भयभीत आंखों से देखने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना ज्यादा कारगर था। इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और बूढ़े आदमी पर वार किया, जबकि हर कोई डर के मारे चिल्ला रहा था। जैसे ही उसका हाथ गिरा, उसे अचानक उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने कसकर पकड़ लिया। जनरल वाकई बहुत राजसी है, बिना हथियार वाले बूढ़े आदमी के साथ इतनी क्रूरता कर रहा है, लेई यान ने कहा। झांग बियाओ ने लेई यान को नहीं पहचाना। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि यह व्यक्ति उसे रोक रहा है। हालांकि वह सादे कपड़े पहने हुए था, लेकिन एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह सेना से है। उसकी भुजाओं की ताकत कम नहीं थी, लेकिन वह उसे इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि वह तलवार को नीचे नहीं गिरा सका।
उसने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? मेरे स्वामी के महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेई यान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुमसे निपटने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। झांग बियाओ गुस्से में था। उसने अपना हाथ खींचने की पूरी कोशिश की, लेई यान पर वार करने के लिए अपनी कृपाण लहराई। आसपास के सैनिकों ने भी मदद के लिए घेरा बनाया, लेकिन दोनों के बीच इतनी नजदीकी लड़ाई थी कि बाहरी लोग बीच बचाव नहीं कर सकते थे। इसलिए वे केवल झांग बियाओ का समर्थन करने के लिए बाहर खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे। कुछ राउंड के बाद ही झांग बियाओ ने जोर से चीख मारी और उसका हाथ कट गया। झांग बियाओ जमीन पर गिर गया, अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए और दर्द से चीखने लगा। दूसरी तरफ काओ जू यह देखकर चौंक गया और जल्दी से अपने सैनिकों को उसे घेरने का आदेश दिया। लेई यान बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने अपने हाथ में चमकीले सुनहरे वेई परिवार की मुहर उठाई और चिल्लाया, मैं यूझो के मार्क्विस यान की कमान के तहत लेई युआन हूँ। मेरे स्वामी ने आज यहाँ सैनिकों का नेतृत्व किया और सुना कि जू ताई घमंडी था। एक छोटी सी जगह के लिए लड़ने के कारण उसने 8 काउंटियों और 72 गांवों के ग्रामीणों की सुरक्षा को प्रभावित किया, बांध को नष्ट करने और बाढ़ का कारण बनने की साजिश रचने का साहस किया। उसने ऐसा अनैतिक काम करने की हिम्मत की। मेरे स्वामी कैसे शांत बैठ सकते थे? ग्रामीणों, डरो मत। मेरे स्वामी यहाँ हैं। हर कोई बेहद हैरान था और पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कुछ ही दूरी पर पहाड़ी पर एक आदमी खड़ा हुआ देखा। उस आदमी के एक हाथ में तलवार थी। उसका चेहरा ठंडा था। उसके पीछे 10 पहरेदार गंभीर भाव से अपनी तलवारें थामे खड़े थे। तेज हवा चली, उसके कपड़ों के कोने फड़फड़ाने लगे, जिससे उसकी राजसी और गरिमामय मुद्रा उजागर हुई, मानो वह दुनिया पर राज कर रहा हो। उसकी भव्य आभा भयभीत करने वाली थी। यूझो में वेई परिवार ने न केवल जियोंगनू को रोकने के लिए पीढ़ियों से सीमा की रक्षा की थी, बल्कि बदले में यान मार्क्विस वेई शाओ ने भी जिझोउ पर विजय प्राप्त की, उत्तर को एकीकृत किया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। पिछले 2 वर्षों में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और दुनिया में हर कोई उनके बारे में सुन चुका था। आधे साल पहले जू ताई और चेन जियांग ने यानझोउ पर हमला करने के लिए एक गठबंधन बनाया था। अप्रत्याशित रूप से वेई शाओ ने रास्ता रोक दिया। न केवल उसने संधि को नष्ट कर दिया, बल्कि जू झोउ में उसका ठिकाना भी यांग शिन द्वारा लगभग ले लिया गया। दोनों परिवार लंबे समय से दुश्मन थे, लेकिन इससे पहले एक उत्तर था और दूसरा दक्षिण था, और उन्होंने सीधे तौर पर लड़ाई नहीं की थी। काओ जू ने कुछ दिन पहले खबर सुनी, जिसमें कहा गया था कि कुछ समय पहले वेई शाओ की सेना ने शांगडांग में जीत हासिल की थी। लेकिन 1000 बार मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ दिखाई देंगे। हर कोई प्रतिद्वंद्वी की प्रतिष्ठा जानता है, और लेई यान ने यह भी कहा कि उन्होंने यहाँ सैनिकों का नेतृत्व किया, इसलिए उन्हें डर है कि वह उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। बेहतर होगा कि एक कदम पीछे हटकर भागकर स्वामी को सूचित किया जाए कि वेई शाओ यहाँ है। काओ जू ने ध्यान से सोचा और धीरे धीरे पीछे हट गया। जब वह कई मीटर दूर था तो वह मुड़ा और अपने घोड़े पर कूद गया और भाग गया। वेई शाओ ने ठंडे दिमाग से अपने अधीनस्थ के धनुष को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, एक तीर लगाया, उस आकृति पर निशाना साधा जो धीरे धीरे दूरी में गायब हो रही थी, और धनुष की डोरी को छोड़ दिया। हुश की आवाज के साथ तीर बिजली की तरह उड़कर काओ जू की पीठ में जा लगा। काओ जू अपने घोड़े से गिर पड़ा, मर गया। मैं यूझो वेई शाओ हूँ। अब यहाँ से गुजरते हुए एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। जू ताई के अहंकार को देखकर लोगों में नाराजगी है। तुम सभी सैनिक जल्दी से अपने हथियार नीचे रख दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
वेई शाओ ने हवा का अनुसरण करते हुए अपना धनुष वापस खींच लिया। प्रत्येक शब्द गूंज उठा। जू ताई के सभी सैनिक उत्तर के वेई शाओ का नाम जानते थे। उन्हें अचानक भव्य और भव्य रूप में यहाँ प्रकट होते देख किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पलक झपकते ही झांग बियाओ और काओ जू घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई। इसके अलावा इनमें से ज्यादातर सैनिक भर्ती किए गए थे। उनमें से सभी शातिर बदमाश नहीं थे। वेई शाओ से डरकर उन्होंने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और भाग गए। पलक झपकते ही तटबंध की ओर केवल मजदूरों का एक समूह ही बचा रह गया। अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हुए, बिना यह जाने कि कौन आगे चल रहा था। वे सभी घुटनों के बल पर झुक गए और वेई शाओ के सामने झुक गए। उनके रोने से आकाश भर गया। वेई शाओ नीचे उतरे और लोगों को आदेश दिया कि वे नई खोदी गई खाई को मिट्टी से भर दें, ताकि नदी को बहने से रोका जा सके। सभी को याद दिलाया गया और मिट्टी भरने के लिए चिल्लाया गया। लेकिन उसी समय कुछ मजदूर घबराकर दौड़े और कहने लगे कि आगे बांध में छेद हो गया है और पानी बह रहा है। गांव में हर कोई जानता था कि बांध में छेद का मतलब है कि बांध के बीच में छेद हो गया है। अगर समय रहते छेद को बंद नहीं किया गया तो यह और भी बड़ा हो जाएगा, जो बेहद खतरनाक है। सभी के चेहरे का रंग बदल गया और वे भाग गए। तटबंध की ढलान पर कीचड़युक्त पानी लगातार बहता रहा, जिससे शीघ्र ही एक धारा बन गई। हर कोई चिंतित था और टूटी हुई जगह को खोजने के लिए तटबंध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन नदी का पानी अशांत था, वह तुरंत छेद कैसे खोज सकता था? वेई शाओ ने पीछा किया। अंगरक्षकों में ट्रान थियू नाम का एक व्यक्ति था, जो दक्षिणी राज्य का निवासी था। तैराकी में कुशल था। यह देखकर उसने खड़े होने की पहल की और कहा, मार्क्विस, आप मेरी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांध सकते हैं और मुझे पानी में खोज करने के लिए नीचे उतार सकते हैं। पानी हड्डियों को ठंडा करने वाला ठंडा था और पानी के नीचे एक छिपा हुआ भंवर था, जिसमें एक मजबूत चूषण था। व्यक्ति को ऐसे ही नीचे उतारना, भले ही उसे रोकने के लिए रस्सी हो, फिर भी यह बेहद खतरनाक है। अगर वह भंवर में फंस गया तो वह मर जाएगा। जब वेई शाओ हिचकिचा रहा था तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी अचानक बोला, इस बूढ़े आदमी के पास एक उपाय है। आपको उसे नीचे उतारकर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। वेई शाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बोलने वाला व्यक्ति भांग की शर्ट पहने एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कंधे पर दवा की थैली थी। उसके बाल चांदी के थे, लेकिन उसकी त्वचा गुलाबी थी और उसकी दाढ़ी सफेद थी। बूढ़ा आदमी तेजी से वेई शाओ की ओर चला गया। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि वेई शाओ उसे देख रहा है। उसने थोड़ा सिर हिलाया, तुरंत किसी को आदेश दिया कि कपड़े को फाड़कर रस्सी में बांध दिया जाए। एक छोर पर एक भारी वस्तु बांधी जाए, दूसरे छोर पर एक हाथ कसकर पकड़ा जाए। फिर उसे टूटे हुए बांध पर गिरा दिया, धीरे धीरे उसके साथ चलते हुए। सबने सुना। धीरे धीरे रस्सी खींचते हुए अचानक लगा कि रस्सी को झटका लगा है। इसे मुश्किल से ऊपर खींचा जा रहा है और बांध के दूसरी तरफ का पानी भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सबने खुशी मनाई। आखिरकार छेद मिल गया। छेद मिल जाने के बाद मजदूरों ने इसे मिट्टी और पत्थरों से भरना शुरू कर दिया। प्रवाह भी धीरे धीरे गायब हो गया। बाकी लोग मिट्टी को दबाना जारी रखते हैं। पहले जब जमीन खोदने के लिए मजबूर किया जाता था तो कोई भी तैयार नहीं होता था, लेकिन अब वे जमीन बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्हें डर लगता है कि वे दूसरों की तुलना में एक कदम पीछे रहेंगे। खतरा टल गया था। वेई शाओ ने 9 माइल पास की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया और जब वह झिझक रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को भांग की शर्ट पहने हुए अपनी ओर आते देखा। तेज हवा ने बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी को लहरा दिया, जिसमें अमर आचरण, परी की तरह,
की थोड़ी झलक थी। इस बूढ़े आदमी में शिष्टाचार है। आपके आधिपत्य से मिलते हुए बूढ़ा आदमी वेई शाओ के सामने रुका और बोला। वेई शाओ ने देखा कि यह बूढ़ा आदमी साधारण नहीं था और एक महान व्यक्ति का आचरण था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी यह तुम्हारी बदौलत ही था कि मैं आपदा को खत्म करने में सक्षम था। मैं बहुत प्रभावित हूँ। भांग पहने बूढ़े व्यक्ति ने वेई शाओ को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, यह बूढ़ा व्यक्ति जीवन के बारे में थोड़ा बहुत समझता है, मानव दुनिया की कठिनाइयों को समझता है, इसलिए वह दुनिया की मदद करने के लिए भाग्य पर निर्भर करते हुए हर जगह यात्रा करता है। कुछ दिन पहले मैंने सितारों को देखा और 3-4 प्रतीकों को यहाँ इकट्ठा देखा। सम्राट का बैंगनी सितारा बीच में था, आकाशीय सितारे से घिरा हुआ था, सितारे शानदार थे। इस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि यह एक असामान्य घटना है, इसलिए वह यहाँ आया ठीक उसी समय जब उसने सुना कि एनले तटबंध में बदलाव हुआ था और अप्रत्याशित रूप से मार्क्विस से मिला। इसे अपनी आंखों से देखकर मार्क्विस वास्तव में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और दयालु है। दुनिया के आम लोगों को अब से उम्मीद है। जैसे ही वे दोनों बोले, लोग धीरे धीरे चारों ओर इकट्ठा हो गए, सुनने के लिए अपने कान झुकाए। वे बमुश्किल समझ पाए कि बूढ़े आदमी ने क्या कहा, लेकिन जब उन्होंने सम्राट जी वेई सुना तो वे सभी स्पष्ट रूप से समझ गए और सभी ने वी शाओ को सम्मान के साथ देखा, फुसफुसाए। वी शाओ एक हिंसक व्यक्तित्व के साथ पैदा हुआ था और दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी और यहाँ तक कि प्रतिशोधी भी था, अन्यथा उसे अपनी युवावस्था में छोटा अधिपति नहीं कहा जाता। अब तक वह स्वभाव अभी भी वी शाओ में छिपा हुआ था, उसकी महत्वाकांक्षा जल रही थी। आधिपत्य का दावा करना और यहाँ तक कि दुनिया को जब्त करने के लिए बल का उपयोग करना, यही उसकी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन वर्षों से उसे लेडी जू ने पढ़ाया था और उसे सलाह देने के लिए गोंगसुन यांग उसके साथ था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने हर जगह यात्रा की और लोगों को पीड़ित देखा। अपने उच्च पद पर उसे लगा कि आम लोगों की कठिनाइयां उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा थी और धीरे धीरे वह आम लोगों के बारे में भी चिंतित हो गया। आज उसने अपनी योजना को आधे रास्ते में बदल दिया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसने यांग शिन पर एहसान किया था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे ग्रामीणों से सहानुभूति थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे ऐसे एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उसने स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी के शब्दों में छिपे अर्थ को सुना और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। बूढ़े आदमी के बोलने के बाद उसने उसे सलाम करते हुए अपने हाथ जोड़े मुड़कर चला गया। वेई शाओ ने बूढ़े आदमी की पीठ को देखा और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मैं पूछ सकता हूँ, बूढ़े आदमी, आपका सम्माननीय नाम क्या है? क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ? मेरे कुछ छात्र आपके अधीन हैं। किसी और दिन अगर किस्मत में होगा तो हम फिर से स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रभु लोगों की उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे और एक दिन वे लोगों के लिए खुशी लाएंगे, जो दुनिया के लिए एक आशीर्वाद है। बूढ़े आदमी ने अभी भी अपना सिर नहीं घुमाया, उसकी आवाज हवा से उड़ गई, उसकी आस्तीन फड़फड़ाने लगी और उसका आकार जल्दी से गायब हो गया। अध्याय 87। भांग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी चला गया। वी शाओ को अचानक याद आया, यह बूढ़ा आदमी वह व्यक्ति था जिससे वह और गोंगसन यांग संयोग से मंच पर मिले थे जब वे अभी भी शिंदू में थे। उस समय गोंगसन यांग ने उन्हें बताया था कि यह मो परिवार के सदस्य वांग बैशी का वंशज है। वी शाओ थोड़ा हैरान हुआ,
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ उससे मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन आश्चर्य के बीत जाने के बाद बैशी ने जाते समय जो कहा था, उसे याद करते हुए वह शांत नहीं हो सका। उसने कभी ज्योतिष, भाग्य या ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं किया था। जब वह 12 साल का था और उसने अपने पिता, अपने सबसे बड़े भाई को युद्ध में मरते देखा, तब से वह यही मानता था कि केवल शक्ति और अधिकार ही लोगों को अधीन कर सकते हैं। अन्य चीजें दर्पण में फूलों, पानी पर चांद की तरह थी। इसके अलावा प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने लोगों ने प्रतिष्ठा बनाने और लोगों के दिलों को लुभाने के लिए भाग्य उधार लिया है। सितारों को देखकर कोई कैसे बता सकता है कि कौन सिंहासन पर चढ़ सकता है? हालांकि वह वास्तव में दुनिया को जब्त करना चाहता था, और अब जब स्थिति ऐसी हो गई थी, तो उसे अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाने की जरूरत नहीं थी, और उत्तरी अधिपति की उपाधि के साथ हान राजवंश के प्रति एक वफादार विषय होने का दिखावा करना जारी रखा। वेई शाओ एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर मुड़ा और अपने घोड़े पर सवार होकर जाने लगा। पीछे के लोगों ने उसे जाते हुए देखा और उसका पीछा नहीं कर सके, इसलिए वे सभी उसे विदा करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। वेई शाओ ने जियूमी दर्रे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपना रास्ता इस तरह बदला और जल्द से जल्द वह कल तक जियूमी दर्रे पर पहुंच जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है जियो क्याओ बहुत पहले ही लिंग भी पहुंच चुका था। लेई यान और उसके साथियों ने देखा कि उनके स्वामी ने अनजाने में लोगों का दिल जीत लिया था। हालांकि उसकी शक्ति अभी तक हुई नदी तक नहीं फैली थी, लेकिन अब से उसकी प्रतिष्ठा यहाँ गूंजेगी, और हर कोई बेहद खुश था। वेई शाओ थोड़ा चिंतित था और रास्ते में आराम करने के लिए नहीं रुका। अगली सुबह जब मैं ट्यू दिया के पास पहुंचा तो मैंने दूर से लोगों के एक समूह को झंडे लहराते हुए देखा। करीब आने पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि झंडे के बीच में एक बुशल जितना बड़ा शब्द डुओंग उकेरा गया है। यह जानते हुए कि यह यांग शिन की सेना है, वह सर पर दौड़ा और आगे बढ़ा। यांग शिन सड़क पर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। दूर से उसने घोड़ों पर सवार लोगों के एक समूह को आते देखा। उसने बड़ी सेना को नजरअंदाज नहीं किया और सीधे आगे बढ़ा। उन्होंने कुछ असामान्य देखा, संदेह किया कि कुछ गड़बड़ है, और सावधानीपूर्वक सेना को रुकने और निरीक्षण करने का आदेश दिया। दूसरे पक्ष के पास आने की प्रतीक्षा करते हुए युवक को राजसी आभा के साथ आगे बढ़ते हुए देखा। उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। जैसे ही वह पूछने वाला था, उसने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना, कमांडर, क्या आप यंगझो यांग शिन हैं? मैं मार्क्विस यान यूझो की कमान के तहत डिप्टी जनरल लेई यान हूँ। हमारे स्वामी यहाँ हैं। यांग शिन ने पहले जू ताई को हराने के लिए वेई शाओ के साथ गठबंधन किया था, जिससे वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया था, लेकिन अब तक उसने उत्तर के वेई शाओ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसने केवल सुना था कि वह लगभग 20 वर्ष का था, उत्कृष्ट उपस्थिति वाला। उसकी ओर देखते हुए उसने देखा कि वह युवक उसकी ओर देख रहा है, उसके मुंह का कोना मुस्कुरा रहा है, वह उसकी ओर सिर हिला रहा है। Yang Xian happily jumped off his horse and quickly walked to greet him. Wei Shao also got off his horse. Yang Xian smiled and said that he had heard of Marquis Yan's great reputation for a long time. It was truly an honor to meet him this time. Wei Shao said, yesterday I sent someone to convey a message to you. Did you receive it? Has Xiaodi city been relieved yet? Yang Xian said, yesterday I received news from the Marquis, only to learn that Xuita had gone around Xiaodi and wanted to drown the entire city. Fortunately, you were stopped by me. This was like a dream. Then I learned that you were leading an army,
as if the heavens were helping me. How could I just sit and wait for death? At that time, I immediately rushed out of the city and killed Exuita. Exuita was defeated and retreated to Lingby. I thought of you and deliberately came here to welcome you. I wonder where your army is? Why did you go south? After speaking, he looked behind Wei Shao. Wei Shao smiled slightly. I won't lie to you, sir. This time I went south only for personal reasons and I haven't led an army yet. इसके अलावा, यह सरदारों की भूमि है. अगर मैं यहाँ सेना का नेतृत्व करता हूँ, तो क्या मैं सरदारों को नाराज नहीं करूँगा? यांग शिन दंग रह गया. इस बार वह जियाओ सिटी में जू ताई से घिरा हुआ था, बाहर निकलने में असमर्थ था और जू ताई भी शहर को नहीं तोड़ सकता था. स्थिति कई दिनों से गतिरोध की स्थिति में थी. कल जू ताई ने सैनिकों को शहर से कुछ मील दूर शिविर स्थापित करने, चावल पकाने के लिए जलाऊं लकड़ी इकट्ठा करने का आदेश दिया, जिसने यांग शिन को मंत्रमुग्ध कर दिया. डोंग तिन को कुछ भी संदेह नहीं था. अचानक एक तीर दीवार पर आकर लगा और एक लिफाफा उसमें जा लिपटा. सैनिक डोंग तिन को पत्र पहुंचाते हैं. यह पत्र वेई शाओ ने स्वयं लिखा था. इसकी मुहर भी पिछले पत्र जैसी ही है. तभी डोंग तिन को पता चला कि कुछ बड़ा हुआ है. जैसा कि उसने अभी वेई शाओ को बताया था, अगर वे शहर छोड़कर नहीं गए और हत्याएं शुरू नहीं की, अगर इन नाक बांध वास्तव में टूट गया, तो पूरे शहर को आपदा से बचने में मुश्किल होगी. इसके अलावा वेई शाओ की सेना भी समर्थन के लिए आई. ऐसा सोचकर डोंग तिन ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और संदेश नीचे भेजा. खबर सुनकर सभी सैनिक डर गए और गुस्से में जू ताई को क्रूर होने के लिए डांटा. उन्होंने सभी से लड़ने के लिए कहा. यह देखते हुए कि स्थिति खतरनाक थी, यांग शिन ने उस क्षण का फायदा उठाया जब जू ताई की सेना चावल पकाने के लिए आग जला रही थी और शहर का द्वार खोल दिया और अपने सैनिकों को हमला करने के लिए बाहर ले गया. जू ताई पूरी तरह से तैयार नहीं थी. उसे मार दिया गया और उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था. वह लड़ती रही और पीछे हटती रही. आखिरकार जियाओ डी से लड़ने में असमर्थ रही. कल रात शेष सैनिकों को लिंगबी की ओर पीछे हटने के लिए प्रेरित किया. इस तरफ यांग शिन ने लड़ाई जीत ली. वेई शाओ के बारे में सोचा और जल्दी से सैनिकों का नेतृत्व करके उसका स्वागत किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सड़क पर उससे मुलाकात हुई. यांग शिन ने वी शाओ को देखा, चुपके से भयभीत हो गया. पहले तो उसने वास्तव में सोचा कि वी शाओ दक्षिण की ओर सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए उसने जू ताई के मामले में हस्तक्षेप किया. अप्रत्याशित रूप से उन्होंने केवल 1 दर्जन लोगों का नेतृत्व किया. 10 से अधिक लोगों को शौच के लिए ले जाएं. उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि यह व्यक्ति युवा है, यह उत्तर का अधिपति है, इसकी ख्याति बहुत अधिक है, भविष्य में यह दुनिया पर राज कर सकता है. आज उसके साहस और बुद्धिमत्ता के कारण हर कोई उसकी प्रशंसा करता है. यह संसार यद्यपि शक्ति के मामले में 5 या 7 भागों में बंटा हुआ है, फिर भी वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो संसार के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं. यद्यपि मैं यंगझौ का शासक हूँ, फिर भी मेरी शक्ति और प्रतिष्ठा उससे कहीं कम है. भविष्य में नष्ट हो जाने की अपेक्षा इस अवसर का उपयोग उसके साथ मित्रता स्थापित करने तथा महान उपलब्धियां प्राप्त करने में उसकी सहायता करने के लिए करना बेहतर है. अगर वह भविष्य में हान राजवंश को उखाड़ फेंकता है, तो उसे उसका दुश्मन होने के बजाय कुछ पुण्य मिलेगा. डोंग तिन ने अपना मन बना लिया. उसकी अभिव्यक्ति तुरंत सम्मानजनक हो गई और उसने कहा, महाराज दूसरों की तुलना में अधिक साहसी और साधन संपन्न है. यदि इस बार आपकी मदद न होती, तो मैं जू ताई के जाल में फंस जाता. आपकी महान दयालुता और महान गुण
यांग शिन इसे अपने दिल में याद रखेगा। अगर भविष्य में आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो कृपया संकोच न करें। यांग शिन यहाँ आपका इंतजार करेगी ताकि आप दक्षिण जा सकें और साथ में एक महान कार्यक्रम की योजना बना सकें। वेई शाओ यांग शिन के शब्दों में इरादे को कैसे नहीं सुन सकता था। कहा, धन और सम्मान की तरह राजा के साथ आनंद ले। यांग शिन ने यहाँ वेई शाओ को राजा कहा। राजा शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, श्रीमान की तरह सम्मान देने वाला संबोधन है। दूसरा, राजा। राजा शब्दों में राजा है। यांग शिन खुश था यह देखकर कि वेई शाओ के समूह ने इतनी लंबी दूरी तय की थी। आदमी और घोड़े दोनों थक गए थे। उसने जल्दी से किसी को उनके लिए घोड़े बदलने का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से अपना घोड़ा वेई शाओ को पेश किया, यह कहते हुए, यह घोड़ा एक दिन में 1000 मील की यात्रा करने में सक्षम होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन यह एक दुर्लभ घोड़ा है जिसे केवल 1000 में एक बार चुना जा सकता है। महामहिम लंबी दूरी से आए हैं, इसलिए अन्य महत्वपूर्ण मामले होने चाहिए। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया घोड़ा स्वीकार करें। वेई शाओ ने घोड़े को ले लिया, अपने दिल में जियो कियाओ के बारे में सोचते हुए, और जाने से पहले कुछ और वाक्य कहे। यांग शिन ने उसे विदा किया, अचानक कुछ सोचा और कहा, मार्क्विस, क्या आप लिंगबी जाने की योजना बना रहे हैं? लिंगबी जू ताई के क्षेत्र से संबंधित है। पिछले आधे साल से एक व्यक्ति है जिसने अनायास सेना जुटाई और विद्रोह किया, और उसके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या अब 5 या 6 हजार से अधिक हो गई है। जू ताई कुछ भी करने में असमर्थ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नेता पहाड़ों से एक शिकारी है जो हरी आंखों के साथ पैदा हुआ है, लेकिन उसकी प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अब जासूसों ने बताया है कि जू ताई अपने सैनिकों को लिंगबी वापस ले जा रहा है, उस हरी आंखों वाले व्यक्ति की मांद को नष्ट करने के लिए सेना इकट्ठा कर रहा है। यदि आप वहां जाते हैं तो सावधान रहना याद रखें। यह पहली बार था जब वेई शाओ ने हरी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सुना था, और वह सिर्फ एक साधारण शरणार्थी था, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह सुनकर कि लिंगबी में अराजकता होने वाली थी और जियो कियाओ वहां थी, वह बेहद चिंतित था। उसने जल्दी से धन्यवाद कहा और बिना रुके आगे बढ़ गया। उस दिन शाम तक वह ज्यूली दर्रे पर पहुंच गया था, लिंगबी में प्रवेश कर रहा था। जियो कियाओ 2 दिनों तक लिंगबी में रही थी। बहनों के बीच की निकटता को बताने की जरूरत नहीं थी, और बीजे ने भी उसका सम्मान किया। न केवल वह उसके लिए भोजन तैयार करने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में गया, बल्कि कल उसने दूसरे कमरे में सोने की पहल भी की, जिससे दोनों बहनें पूरी रात बात कर सकें। पलक झपकते ही दिन बीत गया और फिर से अंधेरा हो गया। कल रात जियो कियाओ बीजे के प्रति विनम्र नहीं थी। एजी को गले लगाकर पूरी रात सोती रही। अपनी बहन की बाहों में लेटी हुई उसे ऐसा लगा जैसे उनकी जवान महिलाओं के दिन लौट आए हों। वे दोनों बिना किसी चिंता के हंसी मजाक कर रही थी, बेहद खुश थी। लेकिन आज रात चाहे वह कितनी भी मोटी चमड़ी वाली क्यों न हो, उसे दा कियाओ से इस तरह नहीं चिपकना चाहिए था। रात में उसने कुछ वाक्यों के लिए दा कियाओ के साथ बातचीत की, फिर कहा कि वह थक गई थी और उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना था। कियाओ को उसके द्वारा चिढ़ाया गया था। उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया और उसने जल्दी से कहा, मेरे बहनोई ने ऐसा नहीं सोचा है। वह हाल ही में बहुत सारी चीजों के साथ व्यस्त है और वह यह कहती है कि वह मेरी देखभाल करने के साथ साथ पहले भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि मेरा बहनोई एक उदार व्यक्ति है। तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम यहाँ सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही आए हो। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वे सिर्फ 2 दिन ही मिले थे। दाई क्यू वास्तव में नहीं चाहता था कि उसकी बहन ऐसे ही चली जाए।
लेकिन वह अपने दिल में यह भी समझती थी कि उसकी बहन का पहले से ही एक पति है, इसलिए उसके लिए ज्यादा यात्रा करना सुविधाजनक नहीं था। इसलिए उसे थोड़ा जल्दी लौटना जरूरी था। इसलिए उसने अब और जोर नहीं डाला और टीयू का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। बेट्रे वापस आ गया था। पहले की तुलना में बीट्रे अब पूरी तरह बदल गया लग रहा था। गहरी आंखें, स्थिर कदम, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अब उसके व्यवहार में असामान्य रूप से राजसी शान है। टीयू ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। बीट्रे ने भी मुस्कुराते हुए उसे नु क्वान कहा। वह हमेशा टीयू को इसी तरह बुलाता था। टीयू ने एक बार उसे विनम्र न होने के लिए कहा था, लेकिन वह फिर भी नहीं बदला। इसलिए टीयू के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दाई क्यू ने देखा कि उसका पति वापस आ गया है, आगे बढ़ा और कहा, अभी मैंने अपनी छोटी बहन को कुछ और दिन रुकने के लिए कहा था, लेकिन वह मुझे नहीं रख सकी। उसका चेहरा पछतावे से भरा था। बीजे ने अपनी पत्नी का हाथ थामा, उसे सांत्वना देने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर जियाओ कियाओ को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। जियाओ कियाओ को एहसास हुआ। उसने पूछा, जीजा जी, क्या कुछ गड़बड़ है? दा कियाओ ने भी उसकी तरफ देखा। बीजे ने थोड़ा झिझकते हुए धीरे से कहा, मैं वापस आया हूँ ताकि नु जून को जल्दी से यहाँ से जाने की व्यवस्था कर सकूं। दा कियाओ दंग रह गया। अपने पति की बाह पकड़कर बीजे ने ऊपर देखा और पूछा, क्या हुआ? बीजे ने उसे फिर से दिलासा दिया, उसे बैठने में मदद की और कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मुझे खबर मिली, जासूसों ने बताया कि जू ताई को जियाओडी में हराया गया था और अपने सैनिकों को वापस यहाँ ले आया। मुझे संदेह है कि वह रास्ते में हम पर हमला करना चाहता है। मैंने जवाबी उपाय तैयार कर लिया है। हालांकि महिला जनरल की स्थिति कीमती है। अगर कोई युद्ध होता है, अगर कुछ गलत होता है, तो हम इसे यान मार्क्विस को कैसे समझा सकते हैं? मैंने ध्यान से सोचा, जब तक जू ताई की सेना नहीं आई है, हमें महिला जनरल को दूर भेज देना चाहिए। वह तरीका सबसे अच्छा है। पिछले 1 साल में दा कियाओ को धीरे धीरे हत्या के ऐसे दृश्य की आदत हो गई थी और उसने अपने पति पर भी अधिक भरोसा किया। मुझे लगता है कि जब तक वह यहाँ है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। यह सुनने के बाद दाई क्यू ने अफसोस से टीयू को देखा, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई। अपने दिल में वह यह भी जानती थी कि यह सबसे सुरक्षित तरीका था। टीयू को और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि बीट्रे का विचार उसकी अपनी सुरक्षा के लिए था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने जीजा की व्यवस्थाओं को सुनूंगी। मैं भी 2 दिन रुकने और फिर उत्तर की ओर जाने की योजना बना रही हूँ। बीट्रे ने उसकी ओर देखा और कहा, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, लेडी। मैं आपको कल सुबह जल्दी ही लिन्ह बिट से बाहर ले जाऊंगी। टीयू ने धन्यवाद कहा, फिर मुस्कुराई और बोली, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे अभी तक कहने का मौका नहीं मिला है। पिछली बार जब टिएट थाई ने दुयेन चाओ पर हमला किया था, जब हम शहर से बाहर थे, तो सौभाग्य से मेरे जीजा मेरी मदद के लिए आए। मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे अपने बहनों की अनुमति के बिना यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं दिल से आभारी थी और कुछ दिन पहले अपने पिता को यह बात बताए बिना नहीं रह सकी। मेरे पिता को वह दिन हमेशा याद रहता है, हमेशा अपने साले को न पा पाने का अफसोस रहता है। अब जब उन्हें कहानी पता चली है, तो वे बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझसे संदेश देने को कहा और कहा कि वे आपकी दयालुता को याद रखेंगे और स्टेटस की बात को खत्म मानेंगे। बाद में जीजा एक स्वतंत्र व्यक्ति होंगे, अब नौकर नहीं।
मेरे पिता ने भी कहा, अगर मौका मिला तो मैं जीजा से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा। बीट्रे और दाईक्यू ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखें खुशी से भर गईं। हालांकि वे दोनों पति पत्नी बन गए, यह एक गुप्त विवाह था। दाईक्यू के पास एक घर था लेकिन वह वापस नहीं आ सका। वह मदद नहीं कर सका लेकिन पछतावा महसूस कर रहा था। अब हालांकि कियाओ वियत ने इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन एक बुजुर्ग के रूप में कियाओ पिंग ने बात की थी। इस प्रकार इसे पूरा करने में मदद करने का इरादा दिखाया। बीट्रे ने कहा, धन्यवाद नु जून, चुकाने की कोई जरूरत नहीं। बीट्रे को अभी भी वह वादा याद है जो उसने तुमसे पहले किया था, यदि तुम्हारे पास कोई आदेश है तो बस कह दो। अध्याय 88। उस रात टियोक्यू ने दाईक्यू के साथ सोने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में सो गई। दंपति बीट्रे और दाईक्यू ने एक दूसरे को देखा। बीजे ने जाकर अपनी पत्नी को गले लगाया, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके बगल में लेट गया। धीरे से उसके उभरे हुए पेट को सहलाते हुए कहा, क्या उस छोटे लड़के ने आज तुम्हें लात मारी? दा कियाओ अपने पति की छाती से लगकर खुशी से मुस्कुराई और बोली, हाँ, आज सुबह वह मेरे पेट में हरकत करता रहा, जिससे मैं जाग गई। बीजे ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उसके माथे को चूमा। धीरे से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। उसके पैदा होने तक इंतजार करो। अगर वह लड़का हुआ तो मैं उसकी गांड पर थप्पड़ मारूंगा। उसे किसने कहा था तुम्हें लात मारने के लिए? दा कियाओ ने अपने कठोर हाथ को उसके गाल पर रखते हुए अचानक कहा, कल रात मेरी बहन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। मुझे भी लगता है कि तुम्हारा पति भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुमने युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने की क्षमता कहाँ से सीखी? बीजे की हरी आंखें चमक उठीं। अपनी पत्नी की जिज्ञासु लेकिन प्यार भरी निगाहों का सामना करते हुए उसने सोचा और कहा, मुझे भी नहीं पता। शायद यह जन्मजात है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैंने एक बार गलती से उसके चाचा को अपने परिवार के सैनिकों को प्रशिक्षण मैदान में ले जाते हुए देखा था। वह युद्ध के देवता की तरह राजसी था। सैनिक जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उस समय भी मैं डरा हुआ था। उस समय मैंने खुद से कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी उसके चाचा जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, यह कल्पना करते हुए कि मैं जनरल हूँ और घोड़े सैनिक हैं। मेरे पास बहुत सारे सैनिक हैं। अगर मैं दुश्मन से भिड़ जाता हूँ तो मैं उन्हें कैसे आदेश दूंगा? उसने कहा। अचानक दा कियाओ की आंखों को उसे घूरते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। वह रुक गया और कहा, मैंने तुम्हें हंसाया। दा कियाओ ने अपना सिर हिलाया, मैं सुनना चाहता हूँ। आप जारी रखें। बीजे मुस्कुराया और फिर से कहा, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो घोड़े के मैदान में एक प्रबंधक होगा। हालांकि अब वह चलने में असुविधाजनक है, लेकिन अतीत में वह कियाओ परिवार की सेना में एक तीरंदाज था। वह मुझे पसंद करते थे, कहते थे कि मुझमें मार्शल आर्ट की योग्यता है और जब भी उनके पास खाली समय होता तो वह मुझे मार्शल आर्ट और तीरंदाजी सिखाते थे। मुझे यह बहुत पसंद है, यहाँ तक कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कई वर्षों तक पढ़ाया और मेरा बहुत अच्छा इलाज किया, लेकिन फिर वे बीमार हो गए और उनका निधन हो गया। वह समय बहुत दुखद था। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया। बीट्रे ने अपना सिर नीचे किया और अपनी पत्नी को गौर से देखा। मैंने उसे देखा। जब हम पहली बार मिले थे तब से मैं उसे भूल नहीं पाया। मुझे याद है जब वह गाड़ी से उतरी तो कैसी दिख रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम सच में मेरी पत्नी बन जाओगी। दाईक्यू ने अपने पति की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट ली और उसके होठों को चूम लिया। काफी देर बाद
दोनों अलग हो गए। बी ट्रे ने जोर से सांस ली, अपने शरीर में इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहे हो। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं टिएट थाई को पीछे हटा सकती हूँ। कुछ नहीं होगा। दाई क्यू ने अपना सिर हिलाया, धीरे से कहा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। जिस दिन से मैंने आपका अनुसरण करने का निर्णय लिया, मैंने स्वयं से कहा कि मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगी। अगर तुम जीवित रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। मैं नहीं डरता। Bai Jahe looked at his wife intently, lifted her face, and kissed her deeply for the second time. The next day, at dawn, Xiao Kiao woke up. After packing her luggage with Chun Niang, Bai Jahe took her out of the estate. The couple originally went hunting in the village, and the number of followers grew by the day. They trained their soldiers and horses every day. The small village could not accommodate several thousand people. 3 months ago, in the southwest town, there was a manor named Hu. His only eldest son offended Xuita and was killed. After that, Xuita forced them to pay money and land. Hu manor master was indignant. Hearing of Bai Zedichi's reputation, he sided with him, welcomed him into the estate, honored him as the master, and donated land and money to buy horses and weapons, hoping to take revenge one day. Bai Jahe was in Hu family estate, reorganizing the army and fortifications, and reorganizing the estate. Every 20 miles, he set up an observation post and arranged soldiers to guard it. The defenses were extremely solid. Xiao Kiao had been in the estate for the past few days. Now he had to leave, he said. क्यों तू को विदाई? इस बार वह लिन्ह बिज गई। हालांकि बी ट्रे व्यक्तिगत रूप से उसे लेने गया था और जियातू और उसका समूह उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे गया। क्यों तू अभी भी त्यू क्यू का यहाँ तक पीछा करता रहा? मूल रूप से वह उसके साथ वापस जाने का इरादा रखता था, लेकिन अचानक टिएट थाई के हमले की खबर सुनकर क्यू तू को अपने बड़े बहनोई की मदद करने के लिए रुकने की इच्छा हुई। बी ट्रे नहीं चाहता था कि वह रुके, लेकिन क्यू तू ने ऐसा करने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि उसे और अभ्यास करने की जरूरत है और उसके पास मौका है, और उसने जाने से इनकार कर दिया। ट्यू क्यू ने शुरू में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में यह देखकर कि वह उसे मना नहीं सका, उसने हार मान ली। वह मन ही मन सोच रहा था कि लगातार युद्धों से भरे इस अराजक समय में दुयन चाओ पर कभी भी हमला हो सकता है। मेरा छोटा भाई क्यू परिवार का इकलौता बेटा है। उसे भविष्य में लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व करना होगा। इस तरह से उसकी रक्षा करना ठीक नहीं है। अगर वह युद्ध में शामिल होने का दृढ़ निश्चय कर चुका है, तो उसे जाने दो। लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसे एक प्रशिक्षण अवसर माने। दूसरा, बाई ट्रे कम लोगों के साथ लड़ता है, इसलिए उसके छोटे भाई का उसके साथ होना कम से कम उसकी थोड़ी मदद कर सकता है। इसलिए जियाओ कियाओ ने सहमति जताते हुए उसे सावधान रहने को कहा। युद्ध के बाद उसे दुयन चाओ के पास वापस लौटना होगा ताकि उसके पिता को चिंता न हो। कियाओ सी ने सिर हिलाया और जियाओ कियाओ को गाड़ी के किनारे ले आया, अपनी बड़ी बहन को गाड़ी में चढ़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जियाओ कियाओ ने गाड़ी में कदम रखा, पीछे मुड़ा और देखा कि दाई कियाओ एक हाथ से अपने पेट को पकड़े हुए दरवाजे के सामने खड़ी थी, उसे देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छुक थी, वह थोड़ी उदास थी। उसने बी ट्रे से कहा, मेरी बड़ी बहन की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद जीजाजी। बी ट्रे दंग रह गई। उसने कहा, वह मेरी बेहतर देखभाल करती है।
बोलते बोलते उसने अपना सिर घुमाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कोमलता अवर्णनीय थी। टियो कियो मुस्कुराया और जुआन नुओंग के साथ गाड़ी में प्रवेश किया। अंगरक्षक जियातू ने पूरे रास्ते लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और टियो कियो को आधा कदम भी छोड़ने की हिम्मत नहीं की। वह डोंग काउंटी से उसके साथ आया था और यह देखकर कि नू जून आखिरकार वापस आ गई थी, उसने राहत की सांस ली और गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। गाड़ी चलने लगी। जियाओ कियाओ ने अपना सिर बाहर निकाला और दा कियाओ को अलविदा कहा। जब उसका आकार सिर्फ एक छोटा सा बिंदु रह गया, तब वह वापस बैठ गया और अपने आंसू पोंछने के लिए अपना सिर घुमाया। जुआन नुओंग ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पूरी दूरी चलने के बाद उसने कहा, नू जून भी अपनी बहन की तरह माँ बनना चाहती है ना? जल्दी मत करो। इस बार जब हम वापस लौटेंगे, जब तक नाम जून घर पर है, नू जून जल्दी ही वहां पहुंच जाएगी। क्यू क्यू को पता था कि वह बस उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह अभी भी अनिच्छुक महसूस कर रही थी, लेकिन वी शाओ के साथ एक बच्चा पैदा करने के बारे में सोचकर उसे असहज महसूस हुआ और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन हंसी, मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती, जुआन नियांग ने कहा। साल का अंत लगभग आ गया है। नू जून पहले से ही 16 साल की है और एक बच्चा होने वाला है। बूढ़ी महिला और नाम जून भी इसका इंतजार कर रहे हैं। टियो कियो ने अपना सिर हिलाया। जुआन नियांग बोलना जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसने अपना मुंह ढकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लिया। जुआन नियांग ने शुरू में देखा कि वह अलगाव से दुखी थी, इसलिए उसने विषय बदल दिया, लेकिन फिर देखा कि उसे बच्चे पैदा करने के बारे में उसकी बात सुनना पसंद नहीं था, इसलिए उसने हार मान ली और टियो कियो को गले लगाना जारी रखा और कहा, दक्षिणी सेना ने अब तक लड़ाई खत्म कर ली होगी और घर लौट आई होगी, है ना? वह महिला सेना के लौटने का इंतजार कर रहा होगा। टियो कियो जुआन नियांग की छाती से लिपट गई। कुछ दिन पहले जब वेई शाओ एक अभियान पर गई थी, उसे याद आया। पिछली रात वह चिंतित थी कि मैडम टू के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वह चाहती थी कि वह रुक जाए ताकि उसे किसी पर भरोसा हो सके। उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन तो वह मान गया, लेकिन अगले ही दिन मुझे चिढ़ाने लगा। यह ठीक है, वैसे भी युद्ध करना बड़ी बात है। वह इस बात पर नाराज थी कि वह पश्चाताप करना नहीं जानता था। ठीक है, वह एक महान और शक्तिशाली राजा था। टियो कियो को उससे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे किसी तरह का भाव तो दिखाना ही था। जहां तक उसके लिए, खैर, वह नाराज थी, इसलिए वह भी। इसलिए 3 रातों तक वह गुस्से में रहा और उसे छुआ तक नहीं। टियो कियो बेशक नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्यों गुस्से में था और उसे इस तरह का भाव क्यों दिखा रहा था। अगर मैडम तू न होती, तो वह इस बार इतनी जल्दी घर वापस नहीं लौटना चाहती। जियाओ कियाओ ने मुंह बनाया और कहा, वह तो चाहता ही नहीं कि मैं वापस आऊं। मैं भी उसे देखना नहीं चाहती। गाड़ी और जियाओ कियाओ को ले जा रहे पहरेदारों का समूह धीरे धीरे दूर जा गिरा। डाकियाओं को अंदर जाने में मदद करने के लिए एक बूढ़ी नानी आगे बढ़ी। दाई क्यू ने पलटकर देखा कि टोंग क्या कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वह अभी भी समूह को गायब होते देख रहा था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। दाई कियाओ तब उसके पास चला गया। आप बहुत दयालु हैं, मेरी महिला। मैं सिर्फ आपकी दयालुता को चुका रहा हूँ। यह मामला दलिया जितना आसान है, यह ध्यान देने योग्य नहीं है। क्या मैडम इस तरह की बातें कहेंगे उसे? लेकिन अब एक लड़ाई है, मैं मोहरा बनना चाहता हूँ, आराम से नहीं रहना चाहता। मुझे पता है कि मैडम के इरादे अच्छे हैं,
जोंगजी ईमानदारी से याद करते हैं। उसने दा कियाओ को प्रणाम किया, फिर पलट कर चला गया। बीजे लंबे समय से लिंगबी में था। वह इस जगह के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को समझता था। अगले दिन वह आसानी से जियाओ कियाओ को लिंगबी से बाहर ले आया। जियाओ कियाओ जानता था कि जू ताई किसी भी समय हमला कर सकती है। पूरे रास्ते उसने उससे आग्रह किया कि वह उसे अब और न भेजे, जल्दी से वापस लौट आए। लिंगबी को छोड़ने के बाद बीजी ने फिर से मना नहीं किया। जियासी को सावधान रहने को कहा, फिर सड़क के किनारे रुक गया। जियाओ कियाओ के समूह को दूर जाते हुए देखा, फिर तुरंत वापस भाग गया। कल जासूस ने और अधिक स्पष्ट रूप से बताया, जू ताई का जियाओ दी पर हमला विफल हो गया। चेहरा हासिल करने और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए उसने शेष सैनिकों को इकट्ठा किया और जनरलों को हराकर हूँ परिवार के गांव पर दूसरी बार हमला किया। मार्चिंग रूट के अनुसार वे अगले 3 दिनों के भीतर पहुंचेंगे। लेकिन बीजी बिल्कुल भी नहीं डरता था। जू ताई अभी अभी विफल हुआ था, पलट गया और सेना का नेतृत्व करते हुए उस पर हमला कर दिया। बेशक उसने उसे अपनी नजर में नहीं रखा। जू ताई की नजर में बीजी की सेना सिर्फ एक अराजक समूह थी। यह केवल भाग्य से था कि वह बच गया। बीजे घबराया नहीं। जितना अधिक टाई ताई उसे नीचे देखता, उतना ही उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती। भले ही इस बार स्वर्ग उसके पक्ष में हो, वह खुद को निष्क्रिय से सक्रिय में पूरी तरह से बदलने का अवसर लेगा। वह कितना भाग्यशाली था कि वह कियाओ परिवार की बेटी से शादी करने में सक्षम था, भले ही वह एक नीच घोड़ा दास के रूप में पैदा हुई थी। उसके योग्य कैसे बने, उसे अपनी पत्नी होने पर गर्व महसूस कराएं, यह बीजे की सबसे बड़ी इच्छा थी। बीजे जल्दी से वापस भागा। आखिरकार हूँ परिवार की संपत्ति के पास पहुंच गया। सूरज पहाड़ की चोटी पर तिरछा हो रहा था। दिन की आखिरी फीकी किरणें चमक रही थी। यह दक्षिण की गर्मी लेकर आने वाली सर्दियों की शाम थी। यहाँ अभी भी कुछ शांति थी। युद्ध का धुआं अभी तक नहीं फैला था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। होगिया ट्रांग की ओर जाने वाली पीली मिट्टी की सड़क सूखी थी। घोड़ों की टापें धूल में उड़ती हुई सुनाई दे रही थी। मुख्य सड़क के दोनों ओर खेतों की कटाई बहुत पहले ही हो चुकी थी और खेतों में अभी भी सड़ा हुआ भूसा था। भूसे में खुदाई कर रहे कई मैगपाई घोड़ों की खुरों की आवाज सुनकर चौंक गए और घने जंगल में उड़ गए। होजिया ट्रांग से लगभग 10 मील दूर बीट्रे रोड के चौराहे पर 2 घोड़े रुके और घोड़ों की पीठ पर 2 आदमी बैठे थे। उनमें से एक की उम्र 20 से ज्यादा थी। वह बहुत छोटा था, लगभग मेरी ही उम्र का। दूसरा व्यक्ति उम्र में बड़ा था, लगभग 27 या 8 साल का। हालांकि उन दोनों ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बीट्रे को एक नज़र में पता चल गया कि ये दोनों लोग निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थे। साथ ही बड़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से छोटे व्यक्ति के आदेशों को सुना। वह तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन उसने अपनी गति धीमी नहीं की और दूसरे पक्ष के पीछे भाग गया। माफ करना, अचानक पीछे से कोई चिल्लाया, क्या यह आगे हूँ परिवार की संपत्ति है? बीजी ने अपना घोड़ा रोका और धीरे से पीछे मुड़ा। रास्ता पूछने वाला व्यक्ति लेई यान था। दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वेई शाओ था। लिंगबी के पास दौड़ने के बाद वेई शाओ ने कियाओ पिंग के पिछले शब्दों का पालन किया और हूँ फैमिली विलेज की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोगों से पूछता हुआ अपने गार्ड को रास्ते में इंतजार करते हुए छोड़ दिया, जबकि वह लेईयान को यहाँ ले आया। दक्षिण की ओर यह पूरी यात्रा कठिन और बाधाओं से भरी कही जा सकती है। कई बार उसने सोचा कि वह उससे मिल सकता है, लेकिन अंत में वह चूक गया। केवल वह जानता था कि निराशा की भावना और उससे मिलने की इच्छा इस समय असहनीय हो गई थी।
अगर वह यहाँ आने के बाद भी उससे नहीं मिल पाया तो वेई शाओ को यकीन नहीं था कि वह वहीं फट जाएगा। अभी अभी वह एक सांस में यहाँ भागा था, लेकिन सड़क पर एक दोराहे पर आ गया था और एक पल के लिए वह दिशा निर्धारित नहीं कर सका और आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसे अस्थायी रूप से यहाँ खड़ा होना पड़ा। अचानक दूर से घोड़े पर सवार एक व्यक्ति को आते देख लेई यान ने तुरंत रास्ता पूछने के लिए अपना मुंह खोला। उस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोक दिया और पीछे मुड़ गया। वी शाओ ने स्पष्ट रूप से देखा, डूबते सूरज के नीचे एक हरे रंग की आंख एक अजीब रोशनी के साथ चमक रही थी। हरी आंखें। लेई यान ने भी इसे देखा, चिल्लाया, अपना सिर घुमाया और जल्दी से वी शाओ की ओर देखा। वेई शाओ को घोड़े पर स्थिर, निश्चल बैठे देखा। तुम हरी आंखों वाले शरणार्थी हो? उसने अपना सिर घुमाया और जोर से पूछा। बीजे ने अचानक प्रकट हुए दो अजनबियों को देखा और वे उसके प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे। उसने जल्दी से अपने दिल में एक निर्णय लिया। उसे उन्हें जल्दी से मारना था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह धीरे से नीचे झुका, काठी से एक क्रॉसबो निकाला, घूमा और लेई यान पर निशाना साधा और एक पंक्ति में 3 तीर चलाए। तीर क्रॉसबो से निकलकर लेई यान की ओर उड़ गए। लेई यान चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष अचानक हमला करेगा। तेज धनुष और तीरों को अपनी ओर आते देखकर उसने तीरों को रोकने के लिए जल्दी से अपनी कृपाण लहराई। पहले 2 तीर तो विफल हो गए, लेकिन तीसरे तीर को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने देखा कि तीर उसकी छाती में घुसने वाला है, तो वह पीछे की ओर झुक गया। हवा का एक झोंका आया, तीर उसके जूड़े में से निकल गया, उसके कई बाल कट गए, हेयरपिन भी 2 हिस्सों में टूट गया। लेई यान बहुत डर गया। अचानक उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा, गुस्से में अपनी कृपाण निकाली और अपने घोड़े को हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन दूसरा पक्ष उससे तेज था। सीटी बजाई, लेई यान का घोड़ा अचानक पीछे हट गया। लेई यान सावधान नहीं था, घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन प्रतिद्वंद्वी पहले ही अपने घोड़े से कूद चुका था, आगे बढ़ा और वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय न देते हुए त्वरित और क्रूर हरकतों की एक श्रृंखला। वेई शाओ अपने घोड़े से कूद गया, घबरा गया, आगे बढ़ा, प्रतिद्वंद्वी के जानलेवा ब्लेड को रोकने के लिए अपनी तलवार की म्यान उठाई। चिंग की आवाज, दोनों अलग हो गए। वेई शाओ ने हरी आंखों वाले आदमी को घूरते हुए थोड़ा तिरछा होकर धीरे से अपनी तलवार म्यान से निकाली और लेई यान से कहा, मुझे इसे संभालने दो। पिछले दौर के दौरान लेई यान को भी एहसास हुआ कि यह हरी आंखों वाला शरणार्थी जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, उसके पास अजीब कौशल थे। उसके हमले सरल लेकिन क्रूर थे, उसकी अपनी लड़ाई शैली के विपरीत, और डरावनी बात यह थी कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बीजे ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे वेई शाओ पर हमला किया। 10 से ज्यादा राउंड के बाद वेई शाओ की बाह ब्लेड से कट गई। गार्ड, सावधान! लेई यान घबरा गया। वेई शाओ ने खून बहते हाथ पर नजर डाली, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तलवार की नोक सीधे बीजे के गले पर लगी। बीजे जल्दी से पीछे झुक गई, लेकिन उसकी गर्दन भी कट गई थी। सबसे पहले एक छोटे से रक्त का दाग था, धीरे धीरे खून बह रहा था। दूर से कई घोड़ों के ऊपर सरपट दौड़ रहे थे। नेता क्यूओसीआई थे, जोर से चिल्ला रहे थे, बड़े बहनोई! दूसरा बहनोई! आप दोनों क्या कर रहे हैं? क्यूओसीआई ने अपने घोड़े को उछल दिया, पुताई और दौड़ते हुए, यह देखते हुए कि वे खून में ढके हुए थे। जाहिर है कि उन्होंने सिर्फ लड़ाई खत्म कर दी थी। उन्होंने जल्दी से कहा कि बी हो, वह तुम्हारा दूसरा साला है।
फिर उसने वेई शाओ से कहा, दूसरा साला, वह तुम्हारा सबसे बड़ा बहन है, हूँ परिवार की संपत्ति में। मैंने सुना है कि तुम्हारा दूसरा साला शांगडांग में ही है। वह अचानक यहाँ क्यों आया और यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे बड़े साले से भी झगड़ा क्यों किया? बी ट्रे ने अपनी तलवार रख दी। वेई शाओ ने भी धीरे से अपनी तलवार रख दी। इस बीच ले यान बिखरे बालों और खुली आंखों के साथ बगल में खड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्क्विस ऑफ यान का साला यह हरी आंखों वाला शरणार्थी होगा। वेई शाओ ने आह भरी और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारी बहन को लेने आया हूँ। क्या आप मेरे घर पर हैं? क्यों? तो दंग रह गया और बोला, सच में? दूसरा साला एक कदम बहुत देर से आया है। सबसे बड़े बहनोई कल ही अपनी बहन को लिन्ह बिच से बाहर ले गए थे और अब वापस आ गए हैं। Wei Shao was about to vomit blood. The misunderstanding was cleared up. Bai Jahe apologized to him, inviting him into the manor to heal his wounds. Wei Shao had no mood to stay, answered a few sentences and asked if he needed any help. Bai Jahe tactfully refused. Wei Shao did not say anything more, nor did he go into the manor, bid farewell to Kiao Xiai, and immediately turned around and left. He led his entourage all the way north. A few days later, he finally arrived at the ferry. But what awaited him was bad news. The weather had turned cold a few days ago, and snow was covering everything. Since yesterday, the river surface had frozen, making it impossible to cross by boat. And the ice was so thin that it was impossible to cross on foot. Starting from yesterday, on both sides of the South and North rivers, more and more travelers were gathering, waiting to cross the river. The inns and inns by the river were also full. In the lobby, a large fire was lit. Travelers were sitting and warming themselves while complaining about when they would be able to cross the river. Everyone was sighing enough. सड़क पर देर रात हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था। बर्फ अभी भी भारी मात्रा में गिर रही थी। वेई शाओ नदी के दूसरी ओर नौका को देखते हुए नौका के सामने खड़ा था। जब वह अस्पष्ट रूप से सोच रहा था, ले यान उसके पीछे आया और बोला, महाराज, मैंने यहाँ के सभी सराय खोजे, लेकिन रानी को नहीं पाया। फिर हम पहले ही पीली नदी पार कर चुके हैं। वेई शाओ के चेहरे पर भावहीनता थी क्योंकि उसने कहा, आप कई दिनों से थके हुए हैं। आज रात यहाँ बिताएं और कल नदी पार करने से पहले स्थिति की जांच करें। ले यान ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, यहाँ आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है और निकटतम सराय 60 मील से अधिक दूर है। यह पहले से ही देर हो चुकी है और वहां जाना सुविधाजनक नहीं है। पास में एक सराय है जो साफ दिखती है। मैंने पहले ही मालिक को अपना कमरा साफ करने के लिए कुछ पैसे दे दिए हैं। महामहिम, आज रात वहां रुकें और कल सुबह निकल जाए। वेई शाओ सराय में वापस जाने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ले यान उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। मेजबान जानता था कि यह युवक कुलीन हैसियत का है और जब उसने उसे अंदर आते देखा तो वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आया। वेई शाओ मुख्य हॉल से गुजरा जहां यात्री आग के पास बैठे या लेटे हुए थे और अंदर जाने ही वाला था कि मुख्य द्वार के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। कोई ठहरने आया था। सरायपाल, क्या कोई अच्छा कमरा बचा है? एक आदमी जल्दी से अंदर आया और सरायपाल से पूछा। तेज आवाज ने मुख्य हॉल में मौजूद यात्रियों को जगा दिया, जो गालियां बक रहे थे। वेई शाओ रुक गया और अचानक पलट गया। जो आदमी अभी अभी अंदर आया था, उसने अपना सिर उठाया और वेई शाओ को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं
और वह सदमे में चिल्लाया, मार्क्विस, तुम यहाँ क्यों हो? लेई यान ने अपना सिर घुमाया और दंग रह गया। यह व्यक्ति जियासी थी, जो महिला सेना को बचा रही थी। मैंने सोचा कि वे पहले पीली नदी पार कर चुके होंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जून हो तेजी से चला, जबकि नू जून पीछे रह गया। वेई शाओ की नज़र मुख्य द्वार के बाहर रुकी गाड़ी पर पड़ी। आकृति हिलती नहीं थी। जियासी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया, जून हो को देखकर अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया और जल्दी से आगे बढ़कर कहा, नू जून गाड़ी में है। आज बर्फ है, इसलिए सड़क पर यात्रा करना मुश्किल है। मैं जल्दी रुकना चाहता था, लेकिन नू जून को डर था कि पीली नदी जम जाएगी, इसलिए मैंने उसे तेजी से चलने के लिए कहा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो नदी अभी भी जमी हुई थी। वेई शाओ पहले ही जियासी को पीछे छोड़ चुका था और जल्दी से बाहर चला गया। जियो कियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुन नियांग से लिपट गई और झपकी ले रही थी जब अचानक एक ठंडी हवा चली। उसका शरीर कांप उठा। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और चुन नियांग को कसकर गले लगा लिया, बुदबुदाते हुए, क्या रहने के लिए कोई जगह नहीं है? चुन नियांग ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेई शाओ को देखा और इतना हैरान हुआ कि वह प्रतिक्रिया करना भूल गया। जब तक उसने पाया कि उसकी निगाहें उसकी बाहों में जियाओ कियाओ को घूर रही हैं, तब तक वह नज़र खुश या गुस्से में थी। उसने धीरे से जियाओ कियाओ को हिलाते हुए कहा, नू जून, हम सराय में पहुंच गए हैं। दक्षिणी जून भी आ गया है। पिछले कुछ दिनों से ऊबड़ खाबड़ गाड़ी की सवारी करने के बाद जियाओ कियाओ वास्तव में नींद में थी। जुआन नुओंग को गले लगाकर सो गई। उसे यह भी नहीं पता था कि गाड़ी रुक गई है। जुआन नुओंग द्वारा जगाए जाने पर वह उठ बैठी, अपनी आंखें खोली, अपनी आंखें रगड़ी और कहा, जुआन नुओंग किसके बारे में बात कर रहा है? उसने वेई शाओ की निगाहों का सामना किया, क्षण भर के लिए हैरान, हिली नहीं। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसे खाली भाव से देख रही थी। लेखक के शब्द। मैंने तब तक टाइप किया जब तक मेरे मुंह से झाग नहीं निकलने लगा, बस इसलिए कि इस अध्याय में निश्चित रूप से उन दोनों को मिलना था। जियाओ सेन के शब्द। इन अध्यायों को तब तक संपादित कर रहा हूँ जब तक मेरी आंखें फूल न जाए। बस उस हिस्से का इंतजार कर रहा हूँ जहाँ वे दोनों मिले थे। अध्याय 89। जुआन नुओंग ने देखा कि टियो कियू भ्रमित और गतिहीन है, इसलिए उसने टियो कियू को खड़ा होने में मदद की। वह नीचे झुकी और कठपुतली की तरह गाड़ी से बाहर निकल गई। गाड़ी में हीटर था, इसलिए उसके लिए बाहर की ठंडी सर्दियों में ढलना मुश्किल था। इसके अलावा सुबह से लेकर अब तक वह पूरे दिन गाड़ी में बैठी रही थी। उसके छोटे पैरों और पंजों में भी कुछ संवेदना खत्म हो गई थी। उसने अभी जमीन को छुआ ही था कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सीधी खड़ी नहीं हो सकी। वेई शाओ ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर उसे अपनी छाती में खींच लिया। उसने अपना मोटा कोट उतार दिया, जिसमें उसके शरीर की गर्मी थी, और उसे सिर से पैर तक कसकर लपेट लिया। फिर उसे चलने में मदद की। सराय 1 की लॉबी में यात्री फर्श पर लेटे हुए थे, आराम करने के लिए कंबल और गद्दे बिछाए हुए थे। वे टियो कियू का आकार नहीं देख सके। केवल एक लंबा आदमी और एक व्यक्ति को उसके शरीर के चारों ओर पूरी तरह से लिपटा हुआ, सिर और चेहरा ढका हुआ, दूसरे व्यक्ति की बाहों में जल्दी से आगे बढ़ते हुए और आंतरिक हॉल की ओर जाते हुए देखा। एक होटल मोटल। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति एक महिला थी। उस आकृति के आधार पर, भले ही आकृति दिखाई न दे, लेकिन कोट के नीचे स्कर्ट का हेम अभी भी दिखाई देता है। यह उस समय एक दुर्लभ प्रकार का कपड़ा था। स्कर्ट के हेम पर डॉगवुड की एक सुंदर शाखा के साथ कढ़ाई की गई थी और बेर के फूलों की हल्की हल्की खुशबू हवा में छाई हुई थी और अभी तक गायब नहीं हुई थी।
बड़ा हॉल अभी भी शांत था। यात्रियों के समूह ने पुरुष और महिला की पीठ को दृष्टि से गायब होते देखा। फिर कुछ लोग फिर से खांसने लगे, कुछ पलट गए और कुछ ने प्रशंसा में अपनी जीभ क्लिक की। अपने आस-पास के लोगों के साथ कुछ और आकर्षक शब्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के बाहर मजबूत वुहान लोगों के समूह को देखा, तो वे सभी बहादुर थे। पहली नजर में उन्हें पता था कि वे शायद अभी पुरुष और महिला के दल थे, इसलिए वे तुरंत चुप हो गए। पहले वेई शाओ के कदम थोड़ा लंबे थे। टियोक्यू को उसके द्वारा घसीटा गया, लेकिन फिर भी वह अनिच्छा से उसके पीछे चला गया। फिर वह और तेजी से भागने लगा। उसके कदम अचानक अस्थिर हो गए। अगर उसकी कमर पर उसका हाथ न होता, तो वह अनगिनत बार गिर चुकी होती। दरवाजे पर पहुंचकर वेई शाओ ने टियोक्यू को अंदर खींच लिया। उसका चेहरा पहले से ही ढका हुआ था और वह सड़क को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। वी शाओ ने उसे याद भी नहीं दिलाया, जिससे वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे में जा गिरी। उसका पूरा शरीर उसकी बाहों में गिर गया, जैसे कि वह उसे आधा गले लगा रहा हो और आधा जमीन पर घसीट रहा हो, उसे अंदर खींच रहा हो। अचानक उसकी कमर ढीली पड़ गई और उसने उसे जाने दिया। अपना सहारा खोते हुए जियाओ कियाओ सीधे बिस्तर पर गिर गई। गाड़ी में अभी जो उनींदापन था और जब उसने उसे पहली बार देखा था, तब की स्तब्धता गायब हो गई थी। जियाओ कियाओ ने एक आउच की आवाज निकाली। उसने अपना चेहरा ढकने वाले कोट को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था। उसने गुस्से से अपना सिर उसकी ओर घुमाया। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास पैर हैं, मैं खुद चल सकती हूँ। वी शाओ ने कुछ देर तक जियाओ कियाओ को देखा और अचानक उसने उसे खींच लिया, घूमा और उसे बिस्तर के किनारे पर दबा दिया। इससे पहले कि जियाओ कियाओ 2 बार पॉप पॉप कह पाती, वी शाओ ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली ने उसके नितंब पर जोर से थप्पड़ मारा। आम तौर पर जियाओ कियाओ स्कर्ट की 2 परतें पहनती थी, जिसमें उसे गर्म रखने के लिए अंदर नरम सूती कपड़े की एक परत होती थी। लेकिन रुई की परत के पार उसके नितंब में अभी भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह बता सकती थी कि उसका हाथ कितना भारी था। इस व्यक्ति की हथेली टियोक्यू को तब तक लगी थी जब तक उसे चक्कर नहीं आ गया। पहले तो वह चुपचाप लेटी रही। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वह उस आदमी को देख रही थी जो अभी भी उसे बुरी तरह से पीट रहा था, अपने दांत पीसते हुए और एक एक शब्द कहते हुए, तुमने मुझे मारा? तुमने अभी भी मुझे मारा? उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी शिकायत और गुस्सा और अपमान की भावना भी थी। यह कहने के बाद वह पलटी और बिस्तर से रेंग कर उठी। तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे मारा? उस दृश्य के बारे में सोचते ही, जहां उसने अभी अभी उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा था, क्यू के गाल लाल हो गए और उसकी वाणी और भी अधिक घबरा गई। उसने अपने हाथों को कस लिया। उसकी मुट्ठियां उसके कंधों पर गिर रही थी। उसकी छाती बारिश की तरह थी। ngू थियू बिस्तर के सामने उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें दूसरी ओर देख रही थी। दूसरे व्यक्ति की 2 मुट्ठियां लगातार उसकी छाती पर गिर रही थी। उसके हांफने तक प्रतीक्षा करते हुए उसकी मुट्ठियां भी थक कर नरम पड़ गई। उसके चेहरे पर तनाव के भाव भी धीरे धीरे गायब हो गए। उसने अचानक उसे अपनी छाती से कसकर गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, अपना सिर उसके कान के पास झुकाया, कर्कश स्वर में कहा, क्या तुमने बहुत परेशानी कर ली है? जियाओ कियाओ अभी भी बहुत परेशान थी, हालांकि उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। वह उसे गले लगाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके मुंह से चीख निकली, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। उसका शरीर भी और भी अधिक संघर्ष कर रहा था। गलती से एक मुठ
चिट्ठी उसके हाथ पर लगी। उसे फुफकारते हुए देखकर उसके भाव ऐसे लग रहे थे जैसे उसे दर्द हो रहा हो। उसे अभी याद आया कि जब उसने अभी इसे छुआ था तो यह बहुत ही असामान्य एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे आस्तीन के नीचे कुछ बार लपेटा गया हो। वह थोड़ा कांप उठी और संघर्ष करना बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए उसके हाथ को देखा, फिर गुनगुनाया और पूछा, क्या तुम्हें फिर से चोट लगी है? उसने पूछा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वेई शाओ उसे देखता रहा। धीरे धीरे उसके मुंह का कोना मुड़ गया, एक मुस्कान प्रकट करते हुए उसकी अभिव्यक्ति भी खुशी से भर गई। टियो कियो भी पीछे खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद वह उसके द्वारा धक्का दिए जाने से बिस्तर पर गिर गई। यह सराय के मालिक के बेटे का नया कमरा था। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए वह बाहर चला गया था। यह कमरा बाहर के गेस्ट हाउस से बिल्कुल अलग था। बीच में एक छोटा सा आंगन था जो काफी शांत था। कमरे में फर्नीचर भी बहुत नया था। यह बिस्तर देवदार की लकड़ी से बना था। न जाने कौन सा कोना थोड़ा ढीला था। उन दोनों ने बस नीचे दबाया। बिस्तर के पैर से एक छोटी सी चरमराहट की आवाज आई। वी शाओ ने उसे चूमा, जोश से चूमा, जमकर चूमा, मानो वह दूसरे व्यक्ति की सुगंधित जीभ को निगलना चाहता हो। केवल यही चाहता था कि वह उसे अपने पेट में निगल सके। ज्यू कियाओ अभी भी बहुत परेशान थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि चुंबन का यह तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह खुद को पीड़ा देने जैसा था, इसलिए उसने उसे चूमने से मना कर दिया। वह और अधिक चाहता है। बाघ के पंजों के नीचे हिरण की तरह जकड़ी हुई। कुछ देर तक जबरदस्ती चूमने के बाद उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए उसका हाथ फिर से उसके हाथ के घाव को छू गया। इस बार यह जानबूझकर किया गया था। शायद वेई शाओ भी दर्द में थे। उनके शरीर को झटका लगा। जियो कियाओ दंग रह गया और फिर उसे जवाब दिया और जवाब दिया। यह आपकी दादी थी जिसने आपको उसे लेने के लिए भेजा था। उसने उसे गौर से देखा, धीरे धीरे प्रत्येक शब्द कहे। कियू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर लगा कि वह व्यक्ति अपरिचित है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। जियो कियाओ के गाल अनजाने में गर्म हो गए। उसने अस्वाभाविक रूप से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, दूसरे व्यक्ति की नजरों से बचते हुए, और धीरे से गुनगुनाया, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हो। जियाओ कियाओ ने उसकी ओर देखा। उसकी ठोड़ी नाजुक और सुंदर थी, और कुछ नहीं कहा। वेई शाओ ने आगे कहा, तुम नहीं जानते, जब मैं शांगडांग 2 से युयांग अभियान पर लौटा तो मैंने सेना को बीच में ही छोड़ दिया, दिन रात यात्रा की, और आखिरकार 10 दिन पहले घर लौट आया। जब मैं वापस आया तो आधी रात हो चुकी थी। पहला व्यक्ति जिसे मैं देखना चाहता था वह तुम थे। लेकिन जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने पाया कि तुम घर पर नहीं थे। मैं रात को ठीक से सो नहीं सका। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा और दिन के दौरान मेरा मन दूसरी चीजों से निपटने का नहीं था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दादी ने तुम्हें एक नज़र में पहचान लिया, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें लेने जाने के लिए कहा। दक्षिण की यात्रा में मुझे दिन रात लग गए। मैं कई घोड़ों से भागा और आखिरकार मैं डोंगजुन में तुम्हारे घर पहुंचा, लेकिन तुम लिंगबी चले गए। वह लिना बिच के पास दौड़ा, कुछ बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया, और जब वह वहां पहुंचा तो उसने लोगों को यह कहते सुना कि वह उत्तर की ओर चली गई है। मैं बिना सोए या आराम किए उसका पीछा करना जारी रखने के लिए तैयार नहीं था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी दूर तक यात्रा की, लेकिन पीली नदी जम गई थी। पहले तो मुझे लगा कि वह नदी पार कर चुकी है, लेकिन मैं दक्षिणी तट पर रुका हुआ था। मेरे दिल में 2 थोंग डांग
सोन ताई के दक्षिण पूर्व में एक प्राचीन भूमि। उसने भौहें सिकोड़ी और एक लंबी सांस छोड़ी। सौभाग्य से मैं थोड़ी देर के लिए केवल हवा और छाया से डर गया था। यह पता चला कि वह मेरी सोच से धीमी गति से चल रही थी। आखिरकार ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पा ही लिया। इस बार जियाओ कियाओ थोड़ा चौंक गई। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम पहली महिला हो जिसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया है। वी शाओ के बोलने के बाद वह हेडबोर्ड पर झुक गया, अपनी बाहें फैलाते हुए। यहाँ आओ। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीद कर रहा था कि वह उसकी बाहों में कूद जाएगी। जियाओ कियाओ आधी हंस रही थी और आधी रो रही थी। उसका चेहरा उसके कानों तक लाल हो गया था। उसका दिल हिरण की तरह तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे पहली मुलाकात के समय की भावनाएं याद आ गईं और वह और भी क्रोधित हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और उस हाथ पर मारा जो उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा था, नाराज होकर, अभी जब तुमने मुझे देखा तब भी तुमने मुझे मारा। दो शब्द गधा उसके लिए कहने के लिए बहुत शर्मनाक थे। उसने अपने होंठ काटे और असंतोष में दूसरे व्यक्ति को देखा। वी शाओ ने कहा, क्या इसे मारना कहते हैं? मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। जब मैं बाहर अभियान पर था तब जीवन और मृत्यु अभी भी अज्ञात थे। वह बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर दुयेन चाओ के पास लौट गई। मैंने उसका पीछा किया और मुझे अराजकता का सामना करना पड़ा। मुझे डर था कि रास्ते में उसे कुछ अप्रत्याशित न मिल जाए। मुझे बस उम्मीद थी कि मैं उसे जल्दी से जल्दी उठा लूंगा। अंततः हम मिले, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह बर्फ की तरह ठंडी हो गई। तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है। क्यू क्यू की आवाज नरम पड़ गई, लेकिन उसका रवैया अभी भी कम नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। यह स्पष्ट था कि तुम ही थे जिन्होंने पिछली बार मुझसे झूठ बोला था और नुगुडुओं को छोड़ दिया था। तुम अब भी मुझसे नाराज क्यों हो? वेई शाओ ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अचानक भौहें सिकोड़ ली। उस हाथ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति दयनीय लग रही थी। ट्यू क्यू भी एक पल के लिए डर गया। शुरू में ध्यान देने का इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में दर्द में था। अंत में वह पकड़ नहीं सका। उससे पूछा, रास्ते में तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या तुम्हारा हाथ बुरी तरह से घायल हो गया है? वेई शाओ ने सिर हिलाया। मैं उसे खोजने के लिए लिन्ह बिज गया था। तुम्हारी बहन के पति से मिला और थोड़ी गलतफहमी हुई, इसलिए हमने लड़ाई की। उसने मुझे घायल कर दिया। ट्यू क्यू घबरा गया और उसने तुरंत पूछा, तुम दोनों ने लड़ाई क्यों की? क्या वह ठीक है? ट्यू क्यू के पूछने के बाद उसने देखा कि वेई शाओ उसे घूरता रहा। उसका चेहरा बदसूरत था। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बोला था, इसलिए उसने अपना स्वर बदल दिया। आपको चोट कैसे लगी है? तभी वेई शाओ ने कहा, वह ठीक है। मूल रूप से मैं ठीक थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ा, मैंने यात्रा के दौरान इस घाव की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, इसलिए अब यह फिर से दर्द कर रहा है। ज्यू कियाओ ने उसकी ओर देखा। यहाँ आओ और घाव को देखने में मेरी मदद करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। ज्यू कियाओ ने अपने होंठ काटे, बिना हिले। वह हाथ उसकी ओर बढ़ता रहा, हठपूर्वक बीच हवा में रुक गया। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद वह आखिरकार धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगी। जब वह उसकी तरफ रेंगने लगी तो वी शाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी छाती में खींच लिया। फिर उसने एक लंबी सांस ली। पहले तो ज्यू कियाओ ने मना कर दिया, लेकिन फिर वह आज्ञाकारी ढंग से उसके सीने पर लेट गई। दूसरे व्यक्ति की दिल की धड़कन धप धप को अपने कान में सुनते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं।
थोड़ी देर तक स्थिर रहने के बाद वी शाओ अचानक पलट गया, उसे अपने नीचे रख लिया और दूसरी बार उसके होठों को पकड़ने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अध्याय 90। जुआन नुओंग ने मकान मालकिन द्वारा लाया गया गर्म पानी प्राप्त किया। नो क्वान को सफाई पसंद थी। वैसे तो बाहर घर जैसा दिखावटीपन नहीं था, लेकिन इतनी ठंड में पूरे दिन यात्रा करने के बाद हर रात सोने से पहले जुआन नुंग क्यू क्यू के लिए गर्म पानी लाती थी ताकि वह नहा सके और उसके पैर भिगो सके, तभी वह अच्छी नींद ले पाती थी। आज रात यहाँ उसकी अचानक नैम क्वान से मुलाकात हुई, इसलिए जुआन नुंग ने थोड़ा ज्यादा पानी तैयार कर लिया। सौभाग्य से यह एक होटल है, इसलिए पानी उबालना अधिक सुविधाजनक है। तैयार होने के बाद वह चुपचाप बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। अंत में उसने अंदर पानी लाने का आदेश सुना और वह जल्दी से पानी लेकर अंदर चली गई। मेजबान ने अनुमान लगाया कि इस जोड़े की स्थिति बहुत महान थी और उसने उन्हें सारा पैसा दे दिया, इसलिए उसने भी पूरे मन से सेवा की। जुआन नुओंग के आदेश पर महिला और उसकी बहू गर्म पानी की एक बड़ी बाल्टी कमरे में ले गईं। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक युवती जमीन पर खड़ी थी। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे। एक छोटा सा हल्का नीला सूती लबादा उसके कंधों पर लटका हुआ था और उसके पैरों में बैंगनी रंग के कढ़ाईदार जूते थे। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी कनपटी ढीली थी, उसके गाल लाल और नशे में थे और उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थीं। पुरुषों की तो बात ही छोड़िए, खुद जैसी महिला भी उन्हें देखकर हैरान हो जाती थी और एक पल के लिए वह उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाती थी। पर्दे पर नजर डाली, पुरुष मालिक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके काले जूते जमीन पर बिखरे हुए थे और उसके कपड़े बिस्तर के अंत में बिखरे हुए थे। उसने आगे देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपना सिर नीचे किया और बाहर चली गई। जुआन नियांग पहले से ही इसकी आदी थी, इसलिए उसने जियाओ कियाओ के निजी सामान को पीछे छोड़ दिया और बाहर चली गई। जियाओ कियाओ ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेटे हुए वेई शाओ को देखा और कहा, उठो, पानी लाया गया है। जब से वेई शाओ शांगडांग के अभियान पर गया था, तब से उसे उसकी बहुत याद आती थी और कई कठिनाइयों के बाद आज रात आखिरकार वे फिर से मिल गए। उसे अपनी बाहों में सही मायने में पकड़ने में सक्षम होने के लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पागलों की तरह तरस रहा था। जब वह भावुक था तो उसने उसे रोक दिया, इसलिए वह काफी निराश हुआ। पलटने के बाद वह अपनी पीठ के बल लेट गया, आलसी ढंग से उसकी ओर देखते हुए बोला, आओ मेरी मदद करो। ट्यू क्यू ने कहा, तुम बहुत बदसूरत हो, मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। फिर वह मुड़ी और पर्दा खींच दिया। नहाने के लिए पानी भरते समय वेई शाओ ने अप्रत्याशित रूप से पर्दा खींच लिया और अंदर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब नंगा हो गया। उसका राजसी हथियार उसके सामने बिना किसी भेद के खड़ा था। उसने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हारी वजह से घायल हुआ और यह तुम्हारे जीजा की वजह से हुआ। क्या तुम अब भी मेरी सेवा करने को तैयार नहीं हो? जियो कियाओ ने भी उसके हाथ पर कई इंच लंबा घाव देखा। युद्ध के मैदान में उसे जो घाव मिले थे, उनकी तुलना में यह एक छोटी सी वर्षा की बूंद से अधिक कुछ नहीं था। फिर भी आप बेशर्मी से लोगों को इस तरह धमकाने का साहस करते हैं। शुरू में उस व्यक्ति पर थूकना चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में उसके द्वारा इस तरह से उल्टा हो रहा था। उसका दिल भी कुछ हद तक छू गया था। अंत में उसने उसकी बाह पकड़ ली, वी शाओ को रगड़ दिया। ऐसी सुंदरता से सेवा पाकर वी शाओ का पूरा शरीर सहज महसूस कर रहा था। वह जो गुस्सा महसूस कर रहा था वह भी पूरी तरह से गायब हो गया। उसने उसे गले लगाना शुरू कर दिया और उसे चूमा और दुलार किया।
जिससे ट्यूक्यू को इतना गुस्सा आया कि वह अपने पैरों को पटकने लगी। वह बिगड़ैल बन गई और उसे लगातार डांटती रही, कभी कभी मजाक भी करती। आखिरकार जब उन दोनों ने स्नान कर लिया तो वेई शाओ और इंतजार नहीं कर सका और उसे वापस बिस्तर पर ले गया। कमरे में पाइन बेड का फ्रेम फिर से थोड़ा हिल गया। पहले तो आवाज बहुत धीमी थी, कभी ऊंची कभी धीमी, धीरे धीरे रात की बारिश की आवाज की तरह बिना रुके टपकती हुई। कुछ ही क्षणों बाद एक चरमराहट की आवाज आई जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए, जिससे लोगों को चिंता होने लगी कि क्या बिस्तर इतना भारी दबाव झेल पाएगा और ढह जाएगा। सौभाग्य से इसने काबू पाने की कोशिश भी की। अंतिम तीव्र चरमराहट में जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया, सिसकियों के साथ मिश्रित, जिसे जियोकियाओ रोक नहीं पाई। पहली बिखरी हुई बारिश और बादल आखिरकार रुक गए। वेई शाओ अभी भी युवा था, इसलिए वह बहुत मजबूत था। वह प्यारी आकृति जिसे वह चाहता था और याद करता था वह उसके हाथों में थी। बस एक बार ऐसा करना पर्याप्त नहीं था। उसने उसे गले लगाया और थोड़ी देर के लिए सो गया, फिर उत्तेजित हो गया। उसके जेड़ जैसे शरीर को चूसते हुए उसका पतला छोटा हाथ पकड़कर अपने निचले शरीर पर लाया, चाहता था कि वह उसकी मदद करे। यह पहली बार नहीं था जब जियोकियाओ ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था। पहले से ही जानती थी कि वह एक जानवर की तरह था, बस एक बार उसे जाने देने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह शर्मिंदा और चुलबुली दोनों थी। उसे परेशान करने दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और उन्हें खोलने से इनकार कर दिया। वेई शाओ ने उसे इस तरह देखा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसकी जेठ काली आंखें चौड़ी और गोल हो गईं। आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी, बेहद दयनीय और प्यारी लग रही थी। उसके दिल में वह केवल चाहता था कि वह हमेशा अपनी प्यार भरी आंखें खोले। उसकी पलकें थोड़ी कांपती हैं, उसका छोटा चेहरा रोसी और सुंदर है, लेकिन अब उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। भले ही वह अविश्वसनीय रूप से मोहक थी, उसका दिल अभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। वह एक बफर की तरह है, जो कि उसकी आंखें, उसकी नॉन अपनी आंखें खोलने और मेरी ओर देखने के लिए तैयार होने के लिए। उसकी जेड़ जैसी भुजाओं ने उसकी पीठ को गले लगाया। उसने अपनी आंखें खोलने से इनकार करते हुए अपना सिर लगातार हिलाया। कई बार जियोकियाओ को पीछे से उसकी कमर से उठाया गया था, दया के आंसू बहाने के बिंदु पर तड़पाया गया था। माफी बेकार थी। उसने आखिरकार इस बेहद दर्दनाक और दयनीय सत्य को गहराई से समझा। वेई शाओ एक जानवर था। इसके अलावा वह बेहद तुच्छ था, एक जानवर जो उसके खिलाफ प्रतिशोध लेता था। ऐसा करते समय उसे अपनी आंखें बंद करने की अनुमति नहीं थी। कमरे के बाहर आसमान बिल्कुल काला था। हवा और बर्फ आपस में उलझी हुई थी। नदी के दोनों किनारों पर नावें खड़ी थीं। लंबी नदी बर्फ से ढकी हुई थी। पुराने वो साओ फेरी के बगल में सराय के साधारण कमरे में हवा गर्म और सामंजस्यपूर्ण थी। वसंत का दृश्य अंतहीन था। जियाओ कियाओ बेहद थकी हुई थी। वेई शाओ के काम खत्म होने का इंतजार करते हुए जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह सो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह सोते समय खर्राटे ले रही थी, उत्तरी कमरे में पाली जा रही छोटी सी बिल्ली की तरह। अगली सुबह वेई शाओ हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठ गया। वह दूसरे व्यक्ति के कोमल खर्राटों की आवाज से जाग गया। सर्दियों की सुबह सुबह खिड़की के बाहर का आसमान अभी भी पहले की तरह काला था। यह निचला कमरा पीली मिट्टी से बना था। अंदर आने वाली रोशनी भी मंद थी। फिर भी वी शाओ को ऐसा लग रहा था जैसे वह फूलों के घर में ब्रोकेड के कंबल में लेटा हुआ है, बिल्कुल भी उठना नहीं चाहता। गर्म हवा में उसके दिल में रहने वाली महिला उसकी छाती से लिपटी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी। यहाँ तक कि सोते समय बिल्ली के बच्चे की तरह धीरे धीरे खर्राटे भी ले रही थी।
बेहद प्यारा। वी शाओ अनजाने में उसके करीब चला गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी ठुड्डी उसके माथे पर टिका दी और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जियाओ कियाओ ने जागने से पहले काफी नींद ली, दोपहर हो चुकी थी। वेई शाओ अब बिस्तर पर नहीं था। मुख्य हॉल में लोगों के कदमों की धीमी आवाज और बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थी। जुआन नोंग ने उसे उठने में मदद की, तभी वेई शाओ भी बाहर से लौट आया। मेजबान ने अभी अभी जियाओ ताओ एक के मानक के अनुसार एक साधारण भोजन लाया था। जियाओ ताओ सामूहिक भोजन में उच्चतम मानक, मध्यम ताओ और निम्न ताओ से अलग। चीनी पालक की एक प्लेट, रेपसीड की एक प्लेट, बीन्स की एक प्लेट और यहाँ तक कि एक कार्प भी। चावल चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के कटोरे में परोसा जाता है। मेज बहुत करीने से सजाई गई थी। आम लोगों के लिए ऐसा खाना पीना पहले से ही सबसे अच्छी सेवा थी। पिछली रात की कठिनाई व्यर्थ नहीं गई। जियाओ कियाओ का दर्जा आज बढ़ गया था और वह भी शाओ के साथ बैठकर खाने के योग्य थी। खाते समय वह कभी कभी अपने सामने बैठे आदमी पर नजर डालती थी। वी शाओ के साथ लंबा समय बिताने के बाद जियाओ कियाओ को धीरे धीरे उसकी एक विशेषता का पता चला। वह बिस्तर में एक जानवर था, लेकिन जब वह बिस्तर से बाहर निकलता तो कपड़े पहनता, बहुत सम्मानजनक तरीके से बोलता और ठीक से बात करता। अब भी ऐसा ही था। उसे नहीं पता था कि आज सुबह जब वह सो रही थी तो उसने क्या किया। अब सिर्फ एक सुबह उसे न देखने के बाद वह फिर से अपने गंभीर रूप में आ गया है और खाना खाने के लिए बैठ गया है। पिछली रात उसने उसे इतनी बार घुमाया कि उसे अभी भी चलने में दिक्कत हो रही है। उसे ऐसे व्यवहार करते देख जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह उसे और भी देर तक देखती रही। वी शाओ ने उसकी ओर देखा, मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने कटोरे में डाल लिया। जियाओ कियाओ ने उसे देखकर मुस्कुराया, धन्यवाद पति। वी शाओ ने धीरे से सहमति जताई, और खाओ। तुम बहुत दुबले हो, थोड़ा मांस खाना बेहतर है। जियाओ कियाओ ने फिर से उसकी ओर देखा। तुमने अभी तक क्यों नहीं खाया? वेई शाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और पीछे देखा। पिछली रात की छवि उसके दिमाग में फिर से उभरी। उसने अपना सिर उसकी छाती में दबा लिया और बेशर्मी से दांतों से काटने लगा। उसने दूसरे व्यक्ति के लापरवाह अपराध को माफ करने का फैसला किया। सिर झुकाकर उसने चावल का पूरा कटोरा खा लिया। दोनों ने खाना खत्म करने के बाद अपने मुंह धोए और मेज साफ की। मेजबान ने चमकीले पीले संतरे और कीनू की एक प्लेट लाई। वेई शाओ और वह दरवाजे के सामने बिछे मोटे कुशन पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि नदी का अंत जमी हुई सफेद नदी से हुआ था। जियाओ कियाओ ने अपना पेट भर लिया था। वह आलस से वेई शाओ के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए थी, प्रशंसा करने के लिए अपने हाथ में एक कीनू पकड़े हुए। वेई शाओ ने उसकी कमर को गले लगाया। उसने कहा, जैसे ही उजाला हुआ उसने किसी को यहाँ से 100 मील दूर स्काउट करने के लिए भेजा, एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा में। जियाओ कियाओ ने लापरवाही से कहा। कीनू को धीरे धीरे छीलें। कीनू की ताज़ा खुशबू धीरे धीरे उन दोनों के बीच फैल गई। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम बस स्तब्ध हो। वेई शाओ ने उसके लंबे रेशमी बालों को सहलाया और धीरे से पूछा। क्योंकि वे आज नहीं जा सकते थे, इसलिए जियाओ कियाओ के लंबे बाल बंधे नहीं थे, बल्कि उसकी गर्दन के पीछे एक चोटी में बंधे थे। जियाओ कियाओ एक पल के लिए झिझकी, फिर उसकी ओर देखा। अगर हम नदी पार नहीं कर सकते तो हमें कितने दिन इंतजार करना होगा? मैं वास्तव में लिंगबी में अपने बहनोई के मामले को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ।
यह जगह इतनी नजदीक है, खबर तेजी से फैलेगी। क्या यह हरी आंखों वाले शरणार्थियों का नेता है? उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। अगर वह टिएट थाई से भी नहीं निपट सकता, तो वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है? आपकी चिंताएं बेकार हैं। ट्यू क्यू थोड़ा कांप उठा। खामोशी। वेई शाओ ने उसे गले लगाया। उसका स्वर कोमल था। उस दिन जाने से पहले मैंने उससे पूछा भी था कि उसे मदद की जरूरत है या नहीं, लेकिन उसने मना कर दिया। शायद उसे भी लगा कि यह ठीक है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यू क्यू ने धीरे से गुनगुनाया। मुझे पता है। वेई शाओ ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी आंखें उसके हाथ में रखे कीनू पर टिकी रहीं। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने फिर पूछा, या शायद ऐसा ही है, मेरा भी डुओंग टिन के साथ रिश्ता है। मैं उसे एक पत्र भेजूंगी। अगर वह शरणार्थी नेता नहीं लड़ सकता, तो मैं उसे आकर मदद करने के लिए कहूंगी। क्या अब तुम निश्चिंत हो? क्यू क्यू के पास शरणार्थी नेता शीर्षक की परवाह करने का भी समय नहीं था, जिसे वेई थ्यू बी ट्रे कहते रहे। अचानक यह सुनकर उसने अचानक अपना सिर उठाया, खुशी से अपनी आंखें खोली और उसे देखा, जोर से सिर हिलाया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और उसकी गर्दन को गले लगा लिया। पति बहुत अच्छे हैं। वेई शाओ ने उसके गले लगने से बचने के लिए अपना सिर पीछे झुकाने का नाटक किया। उसका चेहरा गंभीर था और उसने 2 बार गुनगुनाया, तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया। तुम इस बार दक्षिण क्यों गए और इतनी सारी कठिनाइयों से क्यों गुजरे? क्या इसलिए कि तुम्हारी चाची वास्तव में बीमार हैं? ज्यू कियाओं का दिल थोड़ा उछल गया, लेकिन वह अभी भी सतह पर मुस्कुरा रही थी। बेशक यह मेरी चाची से मिलने के लिए है, और रास्ते में मेरी गर्भवती बहन से भी मिलने जाना है। बोलने के बाद उसे थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए देखा। ऐसा लगा कि उसे अभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक कीनू का टुकड़ा छीला और उसके मुंह में ठूंस दिया। मैं करीब झुकी और वेई शाओ के होठों को चुमा। उसकी सांसों में कीनू की खुशबू भरी हुई थी। उसने दूसरे व्यक्ति द्वारा पेश किए गए कोमल होठों और जीभ को सहजता से स्वीकार कर लिया। वेई शाओ को बहुत खुशी हुई।